इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है ये क्लास 10th का। और यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री हाथ थाम लेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं इन द सेंस कि आगे तक सफ़र लंबा है बहुत, है ना। और अच्छी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। असल में मैथ से पूरी मज़ेदार है, मगर जिसको दिक्कत थी ना उन सब चीज़ों में, जैसे प्रूफ करना होता है ना। मेरे को जैसे ज्योमेट्री वगैरह बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मेरे को कि प्रूव करो, है ना। जैसे हमें ट्राइंगल्स है, CPCT वगैरह, ये सब मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। मगर अलजेब्रा पार्ट या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरे को जितना अच्छा लगता है, मैं आशा करूँगा कि आपको भी बता पाऊँ कि असल में है ही वो इतना अच्छा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखने जा रहे हैं आज हम। और बहुत ही अच्छा नया बढ़िया कॉन्सेप्ट है और मैथ्स में आपको सोचने का नज़रिया बदल देगा ये, ठीक है। शुरुआत करते हैं। JF हेल्बर्ट ने कुछ कहा है कि देर इज़ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की मिडल पोजीशन को एक्वायर करता है, यानी शुरुआत यहाँ से होती है, दोनों साइड्स है ना। जैसे ज़ीरो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के मिडल पोजीशन पे होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। असल में देखो आपको चलो मैं एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर को जो है थोड़ा हम बुकिश वे में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको फटाफट से ये सब बता सकता हूँ कि चलो ये ट्रायंगल होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये होता है हमारा बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सब। मगर इसका फील लेते हैं, चलो ठीक है, बुक के वे में लेते हैं। इंट्रोडक्शन है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में वगैरह वगैरह। सपोज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। नाउ इफ़ अ स्टूडेंट इज़ लुकिंग एट द टॉप ऑफ मीनार, अ राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड, ठीक है। मान लो एक बच्चा है जो है कुतुब मीनार को देखने जा रहा है, ठीक है। असल बात बताओ तो मैं शायद कल ही गया था, शायद, या कल गया था, परसों गया था, हाँ कल ही गया था मैं, ठीक है। थोड़ा याददाश्त का दिक्कत है मेरा। कल मैं कुतुब मीनार देखने गया था। तो मान लो एक बच्चा जो है उसके हाइट पे देख रहा है, तो कुतुब मीनार तो एकदम स्ट्रेट है, तो देख रहे हो तुम्हारे विजन और डिस्टेंस इन सबको मिला के एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ना। तो देखो किस तरह से विजुअलाइजेशन होता है। मान लो कि एक लड़की है, वो बालकनी में खड़ी है और वहाँ से वो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, शी इज़ लुकिंग डाउन अ फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन द स्टेयर ऑफ, ठीक है। तो एक फूल रखा हुआ है, ठीक है, सीढ़ियों पे रखा हुआ है, तो देख रहे हो बालकनी से नीचे देख रही है। और हमारा जो बच्चा था ऊपर वाला, वो ज़मीन से ऊपर देख रहा था और ये बालकनी से नीचे देख रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों दोनों में एक चीज़ कॉमन है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है विजन का, ठीक है। तो देखो ये जो है, जैसे एक और है, मान लो कि हॉट एयर बैलून है, फ्लाई कर रहा है, तो क्या हुआ, एक ने हॉट एयर बैलून ए को देखा, दूसरे फिर उसी ने हॉट एयर बैलून बी को देखा, तो दोनों को देखा राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो क्या हम बता सकते हैं कि ग्राउंड से कितना दूर होगा, है ना। ये सब चीज़ें जो कि हमें लगता है कि भाई ये कैसे बता पाएंगे, वो सब ट्रिग्नोमेट्री करती है। ये तो जर्नल वे था, है ना, कि आम जिंदगी हम कैसे देखते हैं, ठीक है। इन ऑल द सिचुएशन गिवन अबव, द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक विच कम अंडर अ ब्रांच कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसी हाइट वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, यहाँ तक कि तुम बहुत दूर के विजन भी ले सकते हो, कि मान लो तुम एक तारे को देख रहे हो, है ना, और तुम जानना चाहते हो तारा तुमसे कितनी दूर है, धरती से कितनी दूर है, यानी तुम्हें कोई ना कोई मेजरमेंट तुम्हारे पास होगा, रेफरेंस मेजरमेंट, जिसके सहारे पे तुम देखा करोगे, ठीक है। तो वो सब एंगल ऑफ, किस एंगल से देखा जा रहा है, ये सब मैटर करता है। तो ये सब आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई और गॉन और मेट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये सब ग्रीक वर्ड है। ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब साइड, मेट्रॉन मतलब मेजर, यानी थ्री साइड मेजरमेंट कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। किसकी स्टडी है, कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो देखो एक तो थ्री साइड मेजरमेंट है, इसका डेफिनेशन है ना, तीन हिस्सों में बटा है। और साथ ही में इसका असली मतलब अगर हम बोलें कि ट्रिग्नोमेट्री किसकी स्टडी होती है,
तो वो है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, साइड और एंगल ट्राइंगल के रिलेशन निकालने में काम आता है। ठीक है, द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वॉज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको दिखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का असली उपयोग शुरुआत यहाँ से हुई थी। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। तो देख रहे हो, मैं जैसे आपको बताया तारे और दूसरे ग्रहों का दूरी कितने दूरी पे रखे हैं वो निकालने में इसका उपयोग करते थे। ठीक है, इवन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांस मेथड्स यूज इन इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक कि जो मशीनें बनी हैं, जो आजकल आधुनिक मशीनें भी हैं, वो सब भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं से लाई करती हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स को देखेंगे। वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल ओनली। ठीक है, ऑप्ट्यूज पे भी आएंगे क्लास 11th में, जाने दो, है ना। फिलहाल अभी हम एक्यूट एंगल तक ही बात करेंगे, क्लास 10th में शुरुआत हो रही है अभी, है ना। धीरे धीरे तुम देखोगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स तो होगी, साथ ही साथ तुम्हारे सोचने के नज़रिए को भी बढ़िया करेगी, है ना। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं क्या हो गया, है ना, एक और बला आ गई। मगर मेरे को सबसे मज़ा आ गया था जब हमें पढ़ाया गया था ये। ठीक है, हुआ ये था कि जब मैंने शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था पहली बार, है ना, 10वीं कक्षा में, तो पहली बात तो नाम ही इतना बढ़िया लगता था मेरे को, ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी बोले क्या पढ़ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री बोलोगे तो सामने वाला हिल जाएगा, बोलेगा भाई ये क्या चीज़ पढ़ रहे हो, है ना, कुछ अजीब सी बढ़िया सी चीज़ लग रही है, ये नई सी चीज़ लग रही है ना। या जब भी हम बोलते ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो बड़े भैया वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम बड़े भैया बन चुके हैं। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। 10वीं कक्षा में था मैं, और सर जब पढ़ा रहे थे तो ये हमारे ट्यूशन का टाइम होता था 7 से 8 होता था। ठीक है, तो ट्यूशन जाया करता था मैं, और गर्मियों की बात थी तो एसी का तापमान ज़्यादा था उस टाइम पे। ठीक है, तो जब एसी चल रहा होता है ना, और फर्स्ट डेस्क पे तुम बैठे होते हो, देखो हमारे ट्यूशन में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। बच्चे जो हैं वो 15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाते थे कि फ़र्स्ट डेस्क पे बैठने को मिलेगा। फर्स्ट डेस्क के बगल में ही एसी लगा है, यानी एसी की हवा सबसे पहले तुम्हें आने वाली है, और साथ ही साथ सर सामने बैठे हैं। ठीक है, मैं तो सर की वजह से बैठता था, एसी का तो कोई झंझट नहीं, क्योंकि आदत नहीं है ना, घर पे है नहीं। तो सर के सामने बैठा, एसी चला बढ़िया से, मतलब सारी सुख सुविधाओं के साथ जो पढ़ाई हुई ना उस टाइम पे, वो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास थी, है ना। और उस क्लास में जो मज़ा आ गया मेरे को, बढ़िया से तरीके से समझाया सर ने। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें अभी ऐसे समझा रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है, पढ़े जा रहा हूँ, है ना। इतना मज़ा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, असली मज़ा होता है फिज़िकल चीज़ में, है ना, कि कोई मैं जैसे तुम्हें, मैं ही पढ़ा, मान लो कि मैं तुम्हारे सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो तुम बीच में टोक सकते हो मेरे को कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा बताओ, या कोई और तरीके से समझाओ। यहाँ नहीं टोक पाओगे, है ना। एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है वो चीज़, है ना। अब लोगों को पता है सब ऑनलाइन है, तो अब कौन भेजेगा अपने बच्चों को ट्यूशन। भेज रहे हैं, फिर भी भेज रहे हैं, अभी थोड़ी इतनी जल्दी ठीक होगा। फिर भी जो जा रहा है गलत जा रहा है ना। जो टीचर पढ़ा रहा होता है, आसपास बच्चे बैठे होते हैं, आपस में रेस लगा रहे होते हैं कि मैं क्वेश्चन पहले कर दूंगा, ये सब कहाँ हो पाता है ना। इधर उधर की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, असल में इधर उधर की बातें करने से क्या होता है कि मेरा भी मन करता है कि हाँ ये असली टीचिंग है भाई, है ना। क्योंकि बुक में लिखा है वो उसको पढ़ दो, कोई भी कर देगा भाई, है ना। अगर तुम जिसको पढ़ा रहे हो उसके दिमाग में कुछ छाप छोड़ दो अपनी, है ना, कि उसको मज़ा है कि हाँ ये केशव सर थे, या कोई भी सर का नाम बोल दो, ये सर थे, ये जब पढ़ाते थे तो अलग सा समझ में आता था, है ना। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी विल, हाँ हम कहाँ पे थे कि हम एक्यूट एंगल तक अपनी डिस्कशन को छोड़ देंगे। हाउएवर दिस रेशियोज कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर एंगल्स ऑल्सो, है ना। वी विल ऑल्सो, मतलब दूसरे एंगल्स पे भी जाएंगे हम, मगर फ़िलहाल एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे ही रहने देंगे। तो एंगल जो हैं 0 से 90 डिग्री के मेजरमेंट पे होंगे, और वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड एस्टैब्लिश आइडेंटिटी इन्वॉल्व इन द रेशियो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, मुझे पता है आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा,
क्योंकि यहाँ रेशियो बनाना, एंगल्स का रेशियो, ये सब क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है ना। आ रहे हैं इस पर, आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। पेन कॉपी सामने हो या फिर एनसीईआरटी की बुक तुम्हारे सामने हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? यू हैव सीन सम राइट triangle imagined to be formed in different situation. Let us take a right triangle ABC as shown in figure. तो देखो इस तरह का एक राइट ट्रायंगल समझ लो। हमारी आदत क्या होती है, ये जो BC लिखा है ना, ये हमेशा लेफ़्ट साइड में बनाने की। तुम्हारी आदत भी ऐसी है क्या? ऐसी है तो कंफ्यूज मत हो ना, बस लॉजिक समझ लो, क्योंकि बुक में जो हो है वहाँ फिर फिगर तुम्हें कंफ्यूज कर देगी। इसी फिगर पे बढ़ने रहो, भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी डी, ए बी देख रहे हो, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के नज़दीक एकदम साइड कौन सी है? ए बी, है ना। और सी बी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। इतनी बात समझ में आती है। अब मैंने एक बार, तुम्हें याद होगा तो मैंने शायद जब चैप्टर 4 पढ़ा रहा था उस टाइम पे आपको बताया था कि मैं आपको बेस वगैरह के बारे में, नहीं सॉरी, ट्राइंगल्स में ही बताया था मैंने ये बात आपको, कि जब बेस चेंज हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है बेस हमेशा नीचे होगा। ये सब मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। ठीक है, तो ये मौका आ गया है, अभी आते हैं इस पर। हेयर एंगल सी ए बी यानी एंगल ए इज़ एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये बात मेंशन हो रखी है कि एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है। फिगर देख के भी पता चल रहा है ना। 90 डिग्री से तो छोटा ही है, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है यहाँ पे आपको? ए बी सी, यानी एंगल बी 90 डिग्री का। ठीक है, नोट दैट द पोजीशन ऑफ साइड बी सी विल रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो बी सी की पोजीशन को नोट करो। इन इन फेसिस एंगल ए वी कॉल इट द साइड अपोजिट टू एंगल ए। बी सी जो है सामने दिख रहा है वर्टिकल, ये जो है ये साइड अपोजिट टू एंगल ए है। ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल एंड द साइड ए बी इज़ अ पार्ट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है ऑफ द राइट ट्राइंगल। ए सी हाइपोटेन्यूज है एंड द साइड ए बी इज़ पार्ट ऑफ एंगल ए। समझ में आया? एडजेसेंट साइड यानी जो साथ में होती है ना, जिसको टच कर रहा होता है एंगल, तो एंगल टच कर रहा है एडजेसेंट साइड को और हाइपोटेन्यूज को, जो सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द पोजीशन ऑफ साइड चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ ए। जब देखो अब पोजीशन बदल जाएगी साइड की, है ना। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि एंगल सी से जब देखा जाएगा तो एडजेसेंट साइड जो हो जाएगी वो सी बी हो जाएगी, और साइड अपोजिट कौन सी हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, है ना। एंगल सी के सामने सीधा एरो मारो तो ए बी पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब सामने वाली साइड अपोजिट साइड हो जाएगी। तो ये बात का ध्यान देना। असल में हम क्या बोलते हैं, जब मैं आपको बेस के बारे में बता रहा था, देखो इस समय बेस जो है, तुम अगर एंगल सी से देखो तो बेस जो है वो बी सी आ जाएगा। सही बात है। एंगल ए से देखो तो बेस जो आ जाएगा ए बी आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हो किस तरह से बेस बदल रहा है। हम जनरली बेस उसको बोलते हैं जहाँ से एंगल का रेफरेंस ले रहे होते हैं। अभी एंगल सी से ले रहे हैं तो फिर बेस हमारा परपेंडिकुलर जो है वही बेस हो रखा है अभी हमारा फ़िलहाल के लिए। ठीक है, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले, आप मतलब बताने बारे में बोल रहा था। अब समझो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा अपना भी दिमाग खोल के रखना, और तुम्हारे दिमाग में कुछ नई बातें जाएंगी उसको भी सुनना। कि साइन ऑफ एंगल ए, ये साइन मतलब क्या होता है? देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ऐड कर दो, जमा कर दो, तो प्लस साइन होता है ना, वैसा ही कुछ ये भी है। अगर साइन ऑफ एंगल ए बोलूँ तो तुम ध्यान रखना कि ये बात हो रही है साइड अपोजिट टू एंगल ए की। देखो नीचे वाले फिगर 8.5 को मत देखना अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। यहाँ देखो साइन ऑफ एंगल ए बना हुआ है ना, इसका क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही हुआ, है ना। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतनी बात समझ में आती है ना, यानी बी सी बाई ए सी। आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं बोलूँ साइन ए क्या होगा, तुम बोलोगे क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, इतना लंबा ना बोलना पड़े तो। कोसाइन मैं बोलूँगा कॉस ए, कोसाइन मतलब देखो साइन कोसाइन टेंजेंट ये सब बड़े नाम हैं, है ना। तुम बार बार एक बड़े बड़े नाम लिखोगे, जैसे हम एडिशन लिखते हैं ना, बड़ा सा नाम है, मगर हम छोटे में ऐड बोल देते हैं, उसको ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट बोल देते हैं, है ना। तो वैसे ही साइन कोसाइन बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको पहले बड़े नाम बोल देता हूँ, फिर छोटे से बोलेंगे। साइन ए क्या होता है, सुनना मेरी बात, ये लिख भी लेना कॉपी में। साइन ए होता है P/H, कॉस ए होता है B/H, बाय मतलब डिवाइड। टैन ए होता है P/B, कोसिकेंट ए होता है 1/साइन ए। साइन ए क्या होता था, P/H होता था, तो H/P हो जाएगा। सीकेंट ए क्या हो जाएगा, सीकेंट ए क्या होगा, 1/कॉस ए। कॉस ए क्या होता था, B/H, यानी H/B हो जाएगा। कोटेंजेंट ए क्या होगा, टैन का उल्टा, यानी B/P, क्योंकि टैन क्या होता था, P/B, है ना। मेरे को कैसे याद है ये सब, क्योंकि मैंने एक तरह से शुरुआत में दिक्कत हुई थी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं इसके, है ना। 10वीं से लेके आगे तक 12th सब करना है ना। तो हम साइन को कोसिकेंट टेंजेंट को टेंजेंट इन सबको बोलने से अच्छा हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, है ना। तो साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ए सेक ए, है ना। तो ये सब है। तो एक बात ध्यान देना, टैन ए जो होता है वो साइन ए बाय कॉस ए होता है, और कॉट ए जो होता है वो कॉस ए बाय साइन ए होता है। ठीक है, ये चीज़ अभी तुम ग्रहण कर लो बस अपने अंदर। और तुम्हारे डाउट वाउट होते होंगे ये टैन वैन दिखता कहाँ है ना, ऐसा कुछ होता होगा तुम्हारे डाउट कि जैसे अगर मैं बोलूँ टैन ए क्या होता है, दिखता कहाँ है, ये असल में एंगल का वे है मेजर करने का। ठीक है, तुम्हें पता है एंगल ए क्या होता है, एंगल ए पता है। अब उसके आगे टैन लगा है तो वो बता रहे कि टैन ए जो है वो P/B है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। टैन ही क्या एक एंगल है, P/B क्या एक एंगल है, दोनों एंगल एंगल है। अब तुम बोलो कि एंगल तो भाई ऐसे 90 डिग्री 20 डिग्री ये सब होता है ना, तो P/B में डिग्री होगा क्या, नहीं रेडियन होगा, है ना। रेडियन पे भी आते हैं अभी। ठीक है, रेडियन भी एक एंगल की मेजरमेंट है। ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे जो प्रीवियस थॉट्स हैं उन सब पे हम उन सब से पर्दा हटाएंगे, है ना, तुम्हें नई बातें पता चलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, है ना। बस तुम कॉपी में लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ समझते रहना जो बुक में लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, उनके एंगल और साइड को इक्वेट कर सकते हैं, साइड्स की लेंथ को। तो देखो ये साइन कहाँ से शब्द आया, तो साइन का आइडिया जो था वो आर्यभट्ट ने दिया था अपनी किताब में, आर्यभट्टियम में। ठीक है, ये AD से 500 AD से में दिया था। तो आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धेजय फॉर हाफ कोड। अर्धे तो हम वो हिंदी में यही बोलते हैं, विच वॉज शॉर्टन एज जया और जीवा इज ड्यू कोर्स। तो आर्यभट्टियम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक, द वर्ड जीवा वॉज रिटेन्ड एज इट, द वर्ड जीवा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू साइनस। ठीक है, तो इस तरह से घूमा बात, है ना। विच मीन्स कर्व, व्हेन द अरबिक वर्जन वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, soon the word sinus become common in mathematical texts through Europe. The English professor of astronomy Edmund Gutter first published the abbreviation notion sin. तो ये थी जर्नी पूरी, आर्यभट्ट से शुरू होके एडमंड तक गई, है ना। तो कितनी किताबें बदली, कितनी भाषाएं बदली, उस हिसाब से साइन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, the original of term cosine and tangent was much later. Cosine function arose the need of compute the sine of complementary angle. सही बात है ना। अभी आपको समझ में आएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है। तुम थोड़ा चलो आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। एक तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री हो गई, बाकी दो का सम कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब तुम एंगल ए को तो बोल रहे हो तुम कि ये जो है ये साइन में है ना। तो कॉस में क्या होगा, वो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आर्यभट्ट कॉल्ड इट कोटिजे या कोसाइनस,
एडमंड हंटर ने बनाया, एडमंड गुंटर ने बनाया 1674। द इंग्लिश मैथमेटिशियन सर जोन्स मोरे फर्स्ट यूज द एब्रीवेशन नोशन कॉस। ठीक बात, इस तरह से साइन कॉस का जन्म हुआ। नोट दैट द सिंबल साइन इज यूज्ड एज एन एब्रीवेशन द साइन ऑफ एंगल ए। साइन इज नॉट एज अ प्रोडक्ट ऑफ, हाँ बहुत बच्चों को लगता है कि साइन ए अगर लिखा है तो साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ऐसा नहीं है भाई। साइन एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि तुमने ए को सजा दिया है, संवार दिया है, ऐसे बोल सकते हैं। तुम ऐसे नहीं कह सकते मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई होने का तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। साइन अकेला थोड़ी एग्जिस्ट कर सकता है। साइन अकेला, अगर मैं सिर्फ साइन लिख दूँ तो कुछ मतलब ही नहीं बना। किसका साइन ये बताओ, एंगल ए का साइन। एंगल और साइन मल्टीप्लाई थोड़ी होंगे, ठीक है, ऑब्वियस बात है। ऐसा मत सोचना कॉस ए लिखा है तो कॉस मल्टीप्लाई ए लिखा है, ऐसा नहीं होता। नो नो, नाउ इफ वी टेक अ पॉइंट पी ऑन द हाइपोटेन्यूज ए सी एंड पॉइंट क्यू ऑन द एक्सटेंडेड ए सी, ठीक है, ये सब अगर कर दिया हमने, तो आंसर लिखा है हाउ विल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन पी ए एम डिफर फ्रॉम दोज ऑफ फ्रॉम एंगल ए एन। ठीक है, अब बताओ कि अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें हमारे ट्रायंगल को, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इक्वली बड़ा होता है, तो साइन तो चेंज नहीं होगा, मतलब एंगल तो उतना ही रहेगा ना। एंगल इन्होंने कांस्टेंट रखा है, तो सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की सिमिलैरिटी क्या बताती है कि रेशियो सेम होते हैं, इस वजह से हमारे साइन वाइन में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वही के वही रहेंगे। तो एक बात समझ में आ गई हमें कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल डू नॉट वेरी इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल द एंगल रिमेन द सेम। तो एंगल सेम रहता है, तुम कितना भी साइज चेंज कर लो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम धरती से लेके आकाश तक का, हम स्टार्स तक का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और कुतुब मीनार या पास वाले गमले में जो पास वाले देखने वाले गमले का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हर जगह साइन कॉस चल जाएंगे, ठीक है। और एक और बात देख लो, नोट है कि हम साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, इसको साइन कॉस स्क्वायर ए बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ए का होल स्क्वायर है, नहीं नहीं, सॉरी थोड़ा सा रुकना। मैं साइन स्क्वायर ए बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन का स्क्वायर है बेचारा ए अकेला है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए का होल स्क्वायर है ना, यानी पूरे एंगल का स्क्वायर हो रहा है। और कोसेक ए को हम साइन ए का वोल इन्वर्स बोलते हैं, मगर हम अंदर साइन के साथ नहीं लगा सकते इन्वर्स। साइन इन्वर्स एक अलग ही चीज़ है, जो कि हम शायद 12वीं में पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं उसे, ठीक है। तो फिलहाल इतना चिंता मत करो, बस साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे। और साइन इन्वर्स अगर लिखना होगा तो असली तरीका है साइन -1 ए लिखना, मगर अगर सिर्फ रेसिप्रोकल करना होगा साइन ए का, जो कि कोसेक ए होता है, उसमें आप साइन ए का होल पावर -1 लोगे, ठीक है। और थीटा का प्रयोग करेंगे अक्सर, ठीक है। जब भी मैं बोलता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, तो थीटा बोलेंगे, एक लेटर होता है। अब तुम बोलोगे ये क्या नया शब्द है, बस एक, जैसे एक्स वाई लेते हैं ना वैसे ही थीटा भी है, अल्फ़ा बीटा लेते हैं वैसे ही थीटा भी है, ग्रीक के शब्द हैं ये, ठीक है। और कितना लंबा जा रहा है, तो मैं एग्ज़ाम्पल कराने से पहले मैं कहता हूँ कि चलो ये चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे इसके आगे से, है ना। आप एक बार पढ़ लेना, जितना पढ़ा है मैंने कम पढ़ा है, ज़्यादा बोला है मैंने, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है ना। आशा करूँगा कि तुम्हें मज़ा आए, इसमें आएगा धीरे धीरे, है ना। अभी तो शुरुआत हुई है, बस बहुत सी चीज़ें तुम्हें बतानी थी, और उस वे में बतानी थी जिसमें मैं क्या बोलते हैं फिज़िकली नहीं, जिस तरह से नहीं बता पाया, मगर बहुत मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। आ गया है तो फिर बने रहो मेरे साथ। नेक्स्ट में समझेंगे हम इस पूरे चैप्टर को अगेन, और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पेन कॉपी साथ रखना, और चलो फिर मिलते हैं, बाय।